हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है, जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, संस्कृति आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। देखिए, संस्कृति आईएएस के जो यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज आए हैं वो 12 या 15 टेस्ट सीरीज अब तक आ चुके हैं। तो ये आपका टेस्ट नंबर 4 है, चौथा टेस्ट सीरीज है। और इसके बाद जो है हम लोग दृष्टि आईएएस या फिर ध्येय आईएएस के टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए। जो भी मार्केट में अच्छे टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, चाहे यूपी पीसीएस के लिए हो या फिर आरओ के लिए हो, सबको प्रॉपर कवर कराया जाएगा। और किसी भी टेस्ट सीरीज को जो अच्छे पब्लिकेशंस के हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, एग्जाम के पहले सारे टेस्ट सीरीज को कवर कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो है करंट अफेयर आपके आते हैं लास्ट टाइम पे, उसको भी प्रॉपर कवर किया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। आप और वीडियो जो है अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें। उसके साथ साथ जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। और बाकी अच्छे मटेरियल्स के लिए मेरे साथ बने रहें। उसके साथ साथ जो है टेस्ट सीरीज तो आप लोग सॉल्व कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर है उसको भी लगा लिया करें, क्योंकि वो जो है आप लोगों के जो स्कोर है उसको बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि 30 से 35 40 क्वेश्चंस तक जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से ही देखने को मिलेंगे। अगर आप 10-15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से सॉल्व किए हैं तो मान के चलिए कि 25-30 क्वेश्चंस आप लोगों के ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी जरूर लगा लिया करें। और उसके लिए भी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जहाँ आपको 2023 से लेकर के 2010 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसमें आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के कितने स्कोर हुए और टेस्ट सीरीज आप लोगों को कैसा लगा, इस बारे में बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? 320, 322, 324 या फिर 326? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन से संबंधित सभी एक्टिविटी के लिए जो है, चाहे उसका अधीक्षण हो, निदेशन हो, नियंत्रण हो, इन सभी के लिए प्रावधान किया गया कि एक निर्वाचन आयोग होगा, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 324 में मिलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। विधेयक पर मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। बात करेगा संविधान संशोधन विधेयक की, तो इसे लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी शुरू किया जा सकता है। और इसे दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा पारित करना आवश्यक होता है। मतलब कह सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां जो हैं वो समान होती हैं। विधेयक पर मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक, इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर एक संविधान संशोधन विधेयक है और उस पर दोनों सदनों द्वारा सहमति नहीं होती है या दोनों सदनों द्वारा जो इस पर सहमति व्यक्त नहीं की जाती है, तो यह विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक, संविधान संशोधन विधेयक पे क्या है कि इस पे संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। और संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसे कहीं भी शुरू किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। उसके साथ साथ जो है दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है और संयुक्त बैठक का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है? धर्म प्रतिष्ठा, अभिव्यक्ति या फिर विश्वास? बताइए, इसमें किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है? देखिए, इसी में अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसमें जो है प्रतिष्ठा का उल्लेख नहीं है। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, और वो कौन कौन सी है? वो है विचार, अभिव्यक्ति, विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, धर्म हो गया। ठीक, धर्म हो गया, उपासना और विश्वास। ठीक, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और
विश्वास की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। ठीक है, इसमें प्रतिष्ठा का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों पर विचार कीजिए। कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उसमें कौन सा प्रावधान किया गया है उससे बताना है, आपको सुमेलित करना है कि मतलब कौन सा विकल्प सही है। देखिए अनुच्छेद 19 फर्स्ट सब क्लॉज ग, इसमें संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट घ, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट अड़, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 19 फर्स्ट सब क्लॉज च में कोई वृत्ति, व्यापार, कारोबार अर्थात कह सकते हैं कि उपजीविका अपनाने का जो है अधिकार देता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो बात करें हम तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट अगर क की हम बात करें, इसमें जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, 19 फर्स्ट ख की अगर हम बात करें तो बिना हथियार के कुछ लोग बिना हथियार के इकट्ठा होने, जन समुदाय या कह सकते हैं कि कोई भी मतलब इकट्ठा हो करके और धरना वगैरह देना, इसमें धरना वगैरह देना और फिर से जो है कोई सम्मेलन समुदाय बनाना। ठीक है, इसका जो है उल्लेख किया गया है घ में। ठीक है, मतलब बिना हथियार के लोगों द्वारा किसी एक स्थान पर इकट्ठा हुआ जा सकता है और मतलब शांतिपूर्वक जो है अपनी मांगों के लिए वहाँ पे जो है मांग उठाया जा सकता है। ठीक है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 सब क्लॉज फर्स्ट ख में मिलता है। ठीक है, और ये सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, अग्निशमन सेवाएं और वंधशालाओं और चर्मशालाओं का विनियमन। कूट के हिसाब से इसका सही आंसर बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जो आता है उसमें अगर अब मिलेगा तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस हो गया, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये सभी जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब जिसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। जबकि अग्निशमन सेवाएं हो गया, वंधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन, यह अगर हम बात करें तो यह नगर पालिका के अंतर्गत आता है। ठीक, जिसका उल्लेख जो है 12वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अमेरिका के संविधान से लिया गया है? विधि का शासन, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, विधायिका में अध्यक्ष का पद, न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय के लिए निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत रखा जा सकता है? 1 महीना, 2, 3 या फिर 4? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निवारक नज़रबंदी के तहत बंद किए गए किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक जो है बंद रखा जा सकता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि उसे जो है कारावास में रखा जा सकता है। उससे अधिक समय तक अगर उसे कारावास में रखना है तो एक कमेटी, या कह सकते हैं कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। ठीक है, चाहे वर्तमान न्यायाधीश हों या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश हों, और इनकी सिफारिश अगर इनके द्वारा सिफारिश किया जाएगा कि हाँ ठीक है इस निवारक नज़रबंदी में जो व्यक्ति है बंद किया गया है जिसको, इसको आगे भी हम जो है जेल में रख सकते हैं, तो ही ऐसा किया जा सकता है। नहीं तो किसी भी व्यक्ति को जो निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत बंद किया गया उसे अधिकतम 3 माह तक कारावास में रखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों पर विचार कीजिए। गुजरात का गठन 1960 में किया गया था, महाराष्ट्र का 61, पंजाब का 65 और हरियाणा का 66। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पहला और चौथा सही हो जाएगा। पहला चौथा हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, बाकी गुजरात और महाराष्ट्र इन दोनों का जो गठन है 1960 में किया गया था। ठीक है, 1960 में। महाराष्ट्र का गठन भी 1960 में ही हुआ था और पंजाब और हरियाणा का गठन जो है 1966 में हुआ था। 1966 में हुआ था। ठीक है, 1966 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार बना दिया गया था? 42वां, 44वां, 54वां या फिर 56वां? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, 1978 में इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, पहले क्या था? यह मौलिक अधिकार था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? शोषण मुक्त एवं गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, आश्रय और आजीविका का अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार,
स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण, कौन सा विकल्प जो है 21 के अंतर्गत नहीं आता, या कह सकते हैं कि कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 में नहीं दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का संरक्षण, यह जो है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ये अधिकार देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी शोषण मुक्त गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार हो गया, आश्रय आजीविका का अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत जो है जीवन के अधिकार के अंतर्गत इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ठीक है, जबकि स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने का अधिकार यह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, यह न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, संसद निदेशक तत्वों को लागू करने हेतु मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा जो है गलत है। ठीक, वर्तमान समय में क्या है कि मौलिक अधिकार, वर्तमान समय में मौलिक अधिकार हो गया और नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों के बीच संतुलन जो है संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। और अगर सामाजिक उद्देश्य से, या कह सकते हैं कि सामाजिक सौहार्द हो गया या सामाजिक अभिवृद्धि के लिए अगर ऐसा लगता है कि किसी मौलिक अधिकार को सीमित करके नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाया जाना चाहिए, तो ऐसा जो है किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि ये बिल्कुल कर ही नहीं सकता, लेकिन हाँ ये है कि वो गैर तार्किक और संवैधानिक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। संविधान की 6ठी अनुसूची में कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में उपबंध किया गया है। आपको बताना है इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है जिसका उल्लेख जो है 6ठी अनुसूची में किया गया है। देखिए, इसमें असम है, मेघालय है, मिजोरम है, लेकिन सिक्किम नहीं है। इसमें कौन है, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसमें शामिल है, किसमें, 6ठी अनुसूची में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मान्यता देने के लिए उस विधेयक में निम्नलिखित में से किन उपबंधों का होना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋणों का विनियमन होना चाहिए, आकस्मिकता निधि का अभिरक्षण ये भी हो सकता है, संचित निधि में से धन का विनियोग ये भी हो सकता है, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित करना क्या ये भी हो सकता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो है धन विधेयक जो करता है, किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है, और इसमें इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य या फिर विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के निर्वाचित या मनोनीत सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती है, अर्थात यह इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में वित्तीय अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। यदि किसी मंत्री को समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वह स्वयं ही समिति का अध्यक्ष बन जाता है। राज्यसभा के सदस्य इस समिति में सह सदस्य होते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक, इस समिति का उद्देश्य होता है कि सरकारी में जो वित्तीय अनियमितता है इस पर ध्यान आकर्षित करना। ठीक, और इसके साथ साथ यह CAG के रिपोर्ट की भी जांच करता है। ठीक है, और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है, कोई मंत्री जो है इसका सदस्य नहीं हो सकता है। और इसके सदस्य में से मतलब लोकसभा के किसी सदस्य जो है सदस्य हो गया, फिर राज्यसभा के सदस्य हुए, उनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्य इस समिति में सदस्य होते हैं, ये भी आपका सही है। क्यों, क्योंकि जो है लोक लेखा समिति है इसमें सदस्यों की संख्या होती है 22, जिसमें से 15 जो है लोकसभा से आते हैं और 7 जो है यह कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से आते हैं। ठीक, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की इसमें भूमिका होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। देखिए दिया है कहीं पे 1 और 3, देखिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की विशेष शक्ति है धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करना, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, कार्यपालिका पर नियंत्रण, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी। कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक, बी से हो जाएगा। कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये जो है लोकसभा का ऐसा कोई विशेष अधिकार नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी, इस पर जो है मुख्य रूप से राज्यसभा की
हिस्सेदारी होती है। धन विधेयक में संशोधन अगर ये किया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि लोकसभा जो है अपना विश्वास मत खो चुकी है, और उसके बाद जो है उसके ऊपर महाभियोग लाया जाता है, उसके बाद सरकार को जो है त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस उद्घोषणा का जो आधार है युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति होती है। इस उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। इसे जो है 2 महीने के भीतर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। संसद द्वारा इसकी स्वीकृति का प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। संसद द्वारा 6 माह के प्रस्ताव पारित करके इसे किसी मतलब अंतिम, या कह सकते हैं कि इसकी अवधि जो है अनियमित काल तक बढ़ाया जा सकता है, असीमित काल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। संसद द्वारा 6 माह के प्रस्ताव पर इसे असीमित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ये आपका सही है। बाकी तीनों विकल्प गलत है। देखिए, इसे जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह है। 1978 के पहले जो है आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया जाता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो अब जो आपातकाल की घोषणा होती है वह तो या तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगा। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा। और इसे 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक प्राप्त होनी चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि संसद की स्वीकृति जो है 1 महीने के भीतर प्राप्त होना चाहिए, न कि 2 महीने के भीतर। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। और संसद द्वारा इसकी स्वीकृति का प्रस्ताव साधारण बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत से होना चाहिए, अर्थात उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, तो डी आपका सही हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? राज्य द्वारा लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं, राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति, व्यक्ति एवं समुदाय दोनों के अधिकारों का संरक्षण, धर्म में राजसत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। धर्म में राजसत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित की गई हैं? 47, 52, 57 या फिर 62। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, एसटी कम्युनिटी के लिए लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण है वह मिलता है 47, और एससी कम्युनिटी के लिए लोकसभा में सीटों का जो आरक्षण है वो 84 है। ठीक, तो एससी के लिए है 84 और एसटी के लिए 47 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किन संवैधानिक उपबंधों में संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है? नए राज्यों का प्रवेश और गठन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, 7वीं सूची में प्रस्तुत विषय, विधान परिषद का सृजन। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसमें देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या गठन हो गया, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हो गया, विधान परिषद का सृजन हो गया। इन सभी में जो संशोधन है वो साधारण बहुमत से किया जा सकता है। बाकी 7वीं सूची में जो संशोधन है वह 2/3 बहुमत और कम से कम आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? वी.डी. जत्ती, जी.एस. पाठक, नीलम संजीवा रेड्डी या फिर एम हिदायतुल्लाह। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वी.डी. जत्ती, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, बैंकिंग, प्रतिरक्षा, डाक और तार। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। यह जो है संघ सूची का विषय नहीं है। बाकी बैंकिंग हो गया, डाक, तार, डिफेंस, प्रतिरक्षा हो गया, ये सभी जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किन आधारों पर सरकार द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है? लोक व्यवस्था, सामाजिक समरसता, स्वास्थ्य, नैतिकता। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, लोक व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य, नैतिकता, और इन आधार पर जो है धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, इन आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सामाजिक समरसता का जो है इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, जो इस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? विधि के समक्ष समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आपको बताना है कौन सा जो अधिकार है वह भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14। ठीक,
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, ये सब जो है अनुच्छेद 15 और ये अनुच्छेद 29। इसमें से अगर हम बात करें तो जो आपका विधि के समक्ष समता, यह भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी अधिकार प्राप्त है। बाकी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30, यह ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, कौन कौन? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं और इन्हें छोड़ करके बाकी जो मूल अधिकार हैं वो भारतीयों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही, हर एक की सही व्याख्या करता है। वरांधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। यह एक अनुवांशिक विकार है। इस रोग से महिलाओं के ग्रसित होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसमें व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में भी भेद नहीं कर पाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। इस रोग से सबसे अधिक जो प्रभावित होने का खतरा होता है वह पुरुषों को होता है। ठीक है, पुरुषों को। पुरुष जहाँ वरांधता से अगर हम बात करें, जहाँ 40% प्रभावित होने का खतरा रहता है, वहीं महिलाओं की अगर हम बात करें, तो इनका 0.5% के आसपास ही रहता है कि यह जो है इससे प्रभावित होंगी। ठीक, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। और व्यक्ति इसमें लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, ये भी याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रोजेस्टेरॉन, दूध ग्रंथियों का परिवर्धन, एस्ट्रोजन, मादा में द्वितीयक लक्षणों का प्रकटन, ऑक्सीटोसिन, गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करना, कॉर्टिसोल, गर्भाशय ग्रीवा को प्रसव के लिए तैयार करना। कौन सा विकल्प जो है इसका सही है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, कॉर्टिसोल, गर्भाशय ग्रीवा को प्रसव के लिए तैयार करना, यह आपका गलत है, ये गलत है। अन्य जो विकल्प है वो सभी सही हो जाएंगे। ठीक, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक धूम्रपान का परिणाम हो सकता है? रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो सकती है, हीम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो सकती है, हृदय स्पंदन दर में कमी हो सकती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। हृदय स्पंदन दर में कमी नहीं बल्कि हृदय की स्पंदन दर बढ़ जाती है। ठीक है, पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हो सकती है और हीम आबद्ध ऑक्सीजन की जो सांद्रता है इसकी में कमी आ जा सकती है। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, पेरिसिलियम प्रतिजैविक की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, कैरोलस लिनियस या फिर रॉबर्ट कोच। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखता है? हाइपोथैलेमस, पोन्स वैरोलॉई, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन या फिर मेडुला ऑब्लंगाटा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। तापमान और जैसे तापमान और बहुत ज़्यादा सोचने, पसीना जो होता है और फिर से भय, चिंता, इन सब पे जो है हाइपोथैलेमस ही नियंत्रण करता है इन सभी को। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा। डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। इसमें थायमिन उपस्थित होता है। इसमें यूरेसिल की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। कौन सा विकल्प जो है इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। इसका प्राथमिक कार्य प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये आपका गलत है। ठीक, और दूसरा आपका सही है। इसमें यूरेसिल की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। यूरेसिल जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है। यूरेसिल की बात करें तो यह आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पादपों में वाष्पोत्सर्जन का उद्देश्य है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जल का संभरण, मृदा से प्राप्त खनिजों का परिवहन, पानी से या कह सकते हैं कि पत्ती की सतह को शीतल रखना। कौन वाष्पोत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य होता है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल का संभरण करना, मृदा से प्राप्त खनिजों का परिवहन करना और उसके साथ साथ पत्ती की सतह को शीतल रखना। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा विकल्प सही है? कुछ क्रोमोसोमियम विकार दिया गया और प्रभाव दिया गया है, जैसे टर्नल सिंड्रोम या मानसिक विकार अवरुद्ध है, डाउन सिंड्रोम द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बांझपन, रेड मैन सिंड्रोम एड्रिनलिन हार्मोन का अत्यधिक स्त्राव। कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसके कारण जो है बांझपन होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। परागकणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी आंतरिक भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन से निर्मित होती है। इनका जीवन तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। यह मनुष्य में एलर्जी और श्वसन विकार उत्पन्न करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित रहता है? एमाइलेज, टाइलिन, लाइसोजाइम या फिर माल्टोज? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लार की अगर हम बात करें तो इसमें माल्टोज नहीं पाया जाता, बाकी टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम यह तीनों जो है लार में पाए जाते हैं। जिसमें से लाइसोजाइम की अगर हम बात करें तो खाने के साथ या कुछ अगर हम पी रहे हैं उसके साथ जो छोटे छोटे कीटाणु वायरस वगैरह जाते हैं मुंह में, हमारे अंदर जाते हैं, इसको मारने का काम जो है लाइसोजाइम करता है। ठीक, तो यह तीनों पाए जाते हैं। लाइसोजाइम हो गया, एमाइलेज हो गया और टाइलिन हो गया। माल्टोज नहीं पाया जाता है। ए बी रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। ए बी रक्त समूह में एंटीजन उपस्थित होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है लेकिन दूसरा जो है यह गलत है। गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो ओ जो सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीजन नेगेटिव होता है। जबकि अगर ए बी की हम बात करें, ए बी में दोनों प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है। ठीक, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि इसमें एंटीजन अनुपस्थित रहता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला सही। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। कुछ रोग दिए गए हैं, उससे प्रभावित अंग। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से आपका यकृत, पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, डायरिया से याद और मधुमेह से अग्नाशय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? कालाजार, खसरा, गंजापन या फिर गलशुआ? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कालाजार जो है यह प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक विकार है? सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, स्लीपिंग सिकनेस या फिर डाउन सिंड्रोम? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, यह सही हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस जो है यह आनुवांशिक रोग नहीं है। शीशी मक्खी के कारण जो है यह रोग होता है। ठीक है, शीशी मक्खी के काटने के कारण जो है स्लीपिंग सिकनेस होता है। बाकी सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया और डाउन सिंड्रोम, यह तीनों जो है आनुवांशिक रोग है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जीव विज्ञान की निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन होता है? साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इथोलॉजी या फिर मायोलॉजी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अंतर्गत कहते हैं? कोशिकाओं का, सेल का जो अध्ययन है वह साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पादपों में लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोराइजिया की संरचना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसकी भित्ति 4 परतों से निर्मित होती है। एपिडर्मिस इसकी सबसे आंतरिक परत होती है। टेपिडेम की कोशिकाएं साइटोप्लाज्म से युक्त होती हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। एपिडर्मिस इसकी सबसे आंतरिक परत होती है, ये गलत है। ठीक, बाकी पहला और तीसरा जो है सही हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संबंधित राष्ट्र के अनुमोदन के बिना जो जैव संसाधनों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बायोपायरेसी, बायोमिक्स, एरोबायोलॉजी या फिर बायोमेट्रिक्स? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे बायोपायरेसी कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मानव में रिकेट्स नामक रोग होता है? यह जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है? कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करना, हार्मोन का संश्लेषण करना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना या फिर एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा करना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। शरीर के ताप का नियंत्रण करना, इसमें जो है प्रोटीन की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, बाकी कोशिकाओं में वृद्धि और उनकी मरम्मत करना, हार्मोनों का संश्लेषण, एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा करना, ये सभी जो है कार्य प्रोटीन द्वारा किया जाता है। लेकिन शरीर के तापमान का जो नियंत्रण है यह प्रोटीन नहीं बल्कि हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ पादप दिए गए और वर्ग दिया गया, इसे जो है आपको सुमेलित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, क्लेमाइडोमोनास यह क्या है? क्लेमाइडोमोनास जो एक प्रकार का शैवाल है। स्फैग्नम है मॉस। सिलेंजिनेला जो है टेरिडोफाइट के अंतर्गत आता है। और साइका जो है जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन सी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प गलत है ये आपको बताना है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का विनाश प्लीहा में होता है। वयस्क अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं जो है यह इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ल्यूकोसाइट में हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, मतलब कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ल्यूकोसाइट जो एक अनुवांशिक विकार है, मतलब कैंसर का एक प्रकार है, ठीक है, कैंसर का एक प्रकार है। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत तेज़ी से कम होती है, ठीक है, न कि बढ़ती, कम न कि समान रहती है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि के लिए मोटॉक्स परीक्षण किया जाता है, टाइफाइड, तपेदिक, डेंगू या फिर एड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तपेदिक तथा टीबी के परीक्षण के लिए किया जाता है मोटॉक्स परीक्षण, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य के पैर की निम्नलिखित अस्थियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर ऊपर से नीचे के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित करना। देखिए इसमें अगर हम बात करें, सबसे ऊपर पाया जाता है इलियम, पहले नंबर पे आ जाएगा। इलियम के बाद है फीमर, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर है फिबुला, उसके बाद है फाइलेंजेंज, ठीक, फाइलेंजेंज। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 2 3, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन एंड श्वान, फ्लेमिंग या फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन, इसमें जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और श्वान द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है, आम, पपीता, अमरूद या फिर नारियल। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, आम जो है यह सत्य फल का उदाहरण है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति के सुझाव पर किया गया था, शिवरमन समिति, भगवती समिति, मालेगाम या फिर गाइपोरिया। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन, यह नाबार्ड की बात कर रहा है, ठीक, नाबार्ड की बात कर 1982 शिवरमन समिति के सुझाव पर जो है इसकी स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाला वर्ग है, ऋणी, कृषक, पेंशन भोगी या फिर उपभोक्ता। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऋणी और कृषक, या दोनों जो है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं, ठीक है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण जो है कृषक अगर कोई किसी सामान का या अनाज का या फिर से अन्य किसी फल वगैरह सब्जी का उत्पादन करता है तो उसके बदले जो है 1 किलो, पहले 1 किलो के बदले जहां उसको 10 रुपये मिलता था, मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण अब जो है 1 किलो के बदले हो सकता है कि उसे 15 रुपये या फिर 20 रुपये मिले, ठीक। बाकी जो ऋणी है, ऋण जो लिया था, जब समय 100 रुपये ऋण लिया था उस समय जो है मुद्रास्फीति नहीं थी, तो उस समय जो है यह 100 रुपये की परचेजिंग जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हुआ करता था और उस समय 100 रुपये में 10 किलो सामान खरीद पाता था। आज मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण जो है यह 100 रुपये में केवल 5 किलो सामान खरीद पाता है, ठीक है। तो रुपये की वैल्यू कम हुई है, तो अभी ये क्या है कि रुपये को आराम से जो है वापस कर सकता है, तो इसे भी लाभ होता है। तो ऋणी और कृषक ये दोनों जो है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, अनुपातिक कोष प्रणाली, न्यूनतम संरक्षित प्रणाली, स्थिर विनिमय प्रणाली या फिर पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम संरक्षित प्रणाली। न्यूनतम संरक्षित प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत बात करें तो 200 करोड़ का जो है एक कोष तैयार किया जाता है, जिसमें अगर हम बात करें 115 करोड़ का जो है वह सोना होता है, ठीक। बाकी जो है आपका जो 85 करोड़ है इसका क्या होता है, करेंसी होता है, जिसे इसे मेंटेन करना अनिवार्य होता है, ठीक है, नए नोट छापने के संदर्भ में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है, निर्यात में वृद्धि, घरेलू उद्योगों का सुरक्षा, मुद्रास्फीति में कमी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। मुद्रास्फीति में कमी नहीं बल्कि मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, ठीक है, किससे, यदि मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं तो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, मुद्रा और साख की मात्रा का नियमन और नियंत्रण करना, आर्थिक विकास एवं स्थिरता में बढ़ोतरी करना, मुद्रास्फीति का नियंत्रण, राजकोषीय घाटे को कम करना। कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, मतलब कौन जो है आरबीआई का कार्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकोषीय घाटे के कम करना। यह आरबीआई का नहीं बल्कि यह भारत सरकार का दायित्व है कि वह राजकोषीय घाटे को कम करे, ठीक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसकी रचना किसने की थी, देखिए इसकी रचना जो है एडम स्मिथ ने की थी। इसमें इस बुक का पूरा नाम दिया है, लेकिन ज़्यादातर जो देता है वेल्थ ऑफ नेशंस, बस इतना ही देता है, ठीक है। तो ये पूरे बुक का नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि पूरे फुल फॉर्म से पूछे, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सकल राजकोषीय घाटा किसी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत
सरकार की कुल आय और व्यय का अंतर, राजस्व घाटा, कुल राजस्व प्राप्ति की तुलना में कुल राजस्व व्यय का अंतर, प्राथमिक घाटा, सकल राजकोषीय घाटे से ब्याज की अदायगी को घटाने से प्राप्त होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कुल के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है? प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे की अगर हम बात करें, इसमें सकल राजकोषीय घाटे से ब्याज की अदायगी को घटाने से प्राप्त होता है, जो आपका राजकोषीय घाटा है। ठीक है, राजकोषीय घाटे में से, एक सेकेंड, ये भी आपका सही है। प्राथमिक घाटा जो है, ठीक है, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से जो हमको ब्याज का भुगतान करना है, जो ऋण हम लिए हैं और ऋण के बदले जो हम ब्याज देते हैं, उस ब्याज वाले सेक्शन को, हिस्से को जब हम घटा देते हैं तब प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। ठीक है, प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। ये इसमें ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, आंसर गलत दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह किसी देश की आंतरिक संरचनाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश है। इसमें शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी को भी सम्मिलित किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। यह किसी देश की आंतरिक संरचना में विदेशी परिसंपत्ति का निवेश है, यह तो आपका सही है, लेकिन शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी को शामिल किया जाता है, आपका गलत है। इसमें शेयर बाजार में जो विदेशी पूंजी लगी है उसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओजोन संरचना, समुद्री जल जीवन, धारणीय विकास या फिर वैश्विक तापन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन सी हो जाएगा। सरकार द्वारा राजस्व घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? विदेशी ऋणों का भुगतान किया जा सकता है, वेतन एवं पेंशन के भार में कमी, घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम का विनिवेश। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों काम किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे विदेशी जो ऋण है इसका भुगतान अगर कर दिया जाता है तो ऋण के बदले में जो हम ब्याज देते हैं यह नहीं देना पड़ेगा। वेतन और पेंशन के भार में कमी, जो पहले वेतन और पेंशन के भार मतलब बहुत ज़्यादा है उसमें कमी किया जा सकता है। उसके साथ साथ घाटे में जो सार्वजनिक उपक्रम या कह सकते हैं कंपनियां हैं उनका विनिवेश किया जा सकता है। तो इन सभी माध्यमों से जो है सरकार राजस्व घाटे को कम कर सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश मुद्रा को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से अभिव्यक्त करता है? वह मुद्रा जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अधिक होता है, वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, वह मुद्रा जो आर्थिक रूप से स्थिर राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है, वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य उसके यथार्थ मूल्य के बराबर होता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है उसे आदेश मुद्रा कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई सरकार या जैसे मान लीजिए आरबीआई जो नोट जारी करता है, चाहे वह 10 का हो, 50 का हो, 500 का हो या फिर 200 का है, वह उस कागज़ का वैल्यू थोड़ी होता है 200 का। उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, उस पर जो एक गारंटी दिया गया है उसकी वैल्यू होती है, जिसमें कहा गया है कि आप ये कागज़ लेकर के आइए और आपको जो है इतने के बदले जो भी चीज़ें चाहिए होगा वो मैं दूंगा। ठीक है, तो उसमें जो है उस कागज़ की वैल्यू नहीं है, उसमें जो गारंटी दिया गया है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यह आदेश मुद्रा जो है वह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा या फिर किसी देश के सरकार द्वारा उस पर गारंटी दी जाती है कि यह जो कागज़ का टुकड़ा है यह इतने वैल्यू का है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसी वजह है कि इसे आदेश मुद्रा कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन बी। और इसका आंतरिक मूल्य कोई नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर उस कागज़ पे 200 रुपये ना लिखा हो और इसका कोई गारंटी ना हो और आप उसे अगर बेचें तो हो सकता है कि वह आपको 10 रुपये भी उसका ना मिले। ठीक है, हो सकता है कि आपको 10 रुपये भी उसका ना मिले, लेकिन उस गारंटी के कारण जो है वह 200 रुपये उसका वैल्यू है। ठीक है, तो उसका आंतरिक मूल्य कोई नहीं होता है, गारंटी के कारण जो है वह 200 रुपये का होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि वह क्या है? मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। सीएनए सूचकांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रोजगार, निर्धनता, बेरोजगारी या फिर ग्रामीण विकास? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेन सूचकांक की बात करें तो यह निर्धनता से संबंधित है। ठीक है, निर्धनता से संबंधित है और अमर्त्य सेन द्वारा यह जो है दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? जीवी रामकृष्णा, वीएस मिन्हास, एएम खुसरो या फिर एलके झा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका जीवी रामकृष्णा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इनके द्वारा 1996 में इस कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, जिन्होंने
जो सार्वजनिक उपक्रम हैं इनके विनिवेश से संबंधित सुझाव दिया था। ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के तृतीयक गतिविधि के अंतर्गत आता है? परिवहन, संचार, भंडारण, डेयरी। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, इसका 1 2 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, डेयरी जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि के अंतर्गत, बाकी भंडारण, परिवहन, संचार ये सभी जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित करना है। इसकी अगर हम बात करें, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका स्थापना कब किया गया था? 1982 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में इसका स्थापना किया गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अर्थात IDBI। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 1990 में, और भारतीय यह जो है और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी, इसकी स्थापना 1988 में किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से प्रयास प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार हेतु प्रभावी होंगे? विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन, निर्यात शुल्क का अधिरोपण, विदेशी ऋण एवं सहायता, या फिर आयात सब्सिडी। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पहला और तीसरा, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन और विदेशी ऋण एवं सहायता, यह दोनों हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो KC नियोगी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने गरीबी के निर्धारण हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक पृथक कैलोरी उपभोग को आधार बनाया था? अलग समिति, लकड़ावाला समिति, हासिम समिति, या फिर रंगराजन समिति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अलग समिति ने। ठीक है, अलग समिति ने, जिसने निर्धारित किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कैलोरी है वह 2400 होनी चाहिए, 2400 होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्रों में 2100 होनी चाहिए। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? राष्ट्रीय आय में द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का अधिक योगदान, अधिक जनसंख्या घनत्व और निम्न जीवन स्तर, यह इसकी विशेषता है। प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात पर बल, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि इसका निर्यात किया जाता है। ठीक, ये भी विशेषता है। विशेषता क्या कह सकते हैं कि मजबूरी है। ठीक है, औद्योगिक पिछड़ापन होता है, आधारभूत संरचना का निम्न स्तर होता है। बाकी पहला जो है राष्ट्रीय आय में द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का अधिक योगदान, यह जो है विकसित राष्ट्रों की विशेषता है। ठीक है, विकसित की, ऑप्शन ए जो है इसकी विशेषता नहीं। ठीक, गिनी गुणांक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना के लिए किया जाता है? मुद्रास्फीति, आय विषमता, प्रति व्यक्ति आय, या फिर राष्ट्रीय आय। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आय विषमता को मापने के लिए गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। बॉम्बे प्लान, इसे तैयार किया गया था 1944 में, जन योजना 1945 में, सर्वोदय योजना 1950 में, और गांधीवादी योजना 1954 में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गांधीवादी योजना 1954 नहीं बल्कि 1944, और श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, जन योजना की बात 1945 में MN रॉय द्वारा किया गया था। सर्वोदय योजना 1950 में जो है इसकी जयप्रकाश नारायण द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बाकी बॉम्बे प्लान की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कवास जी, डाबर जी द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधीवादी योजना की शुरुआत 1944 में किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा। ठीक, ऑप्शन डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाता के घटक है? विदेशी ऋण, विदेशी सहायता, पोर्टफोलियो, या फिर इक्विटी। कुर के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है पूंजी खाते के घटक हैं। गुरुपद स्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाल श्रम, कृषि सब्सिडी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, या फिर काला धन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल मजदूरी से संबंधित है। बाल मजदूरी को कैसे कम किया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है, इस पर सुझाव देने के लिए गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1979 में इसका गठन किया गया। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह बेरोजगारी मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाती है और यह व्यापार चक्र से संबंधित होती है। जब व्यापार चक्र के उस चरण में उत्पन्न होती है जब व्यापार क्षेत्र में मंदी की स्थिति आती है। इसकी प्रकृति जो है अस्थायी होती है। यह किसकी विशेषता है? यह जो है बेरोजगारी, या बेरोजगारी को क्या कहा जाता है आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, यह जो है चक्रीय बेरोजगारी की बात कर रहा है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी का परिणाम होगा? ब्याज दर में वृद्धि, निवेश में कमी, तरलता में वृद्धि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में अगर कमी किया जा रहा है तो इससे जो है क्या होगा? इससे आपके तरलता में वृद्धि हो जाएगी। बैंक दर में जब कमी होगी
तो बैंकों के पास जो है बैंकों के पास ऋण देने के लिए पैसे जो है या धन जो है वो अधिक रहेंगे, अधिक होंगे तो अधिक धन देंगे, और लोग जो है जो ऋण के रूप में धन लेकर के आएंगे वो अधिक खर्च करेंगे, तो इससे मार्केट में क्या होगा, तरलता में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अभिलेख न्यायालय है, इसका रीट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में विस्तृत है, यह राज्यपाल द्वारा किसी संवैधानिक विषय पर मांगी गई सलाह देने के लिए बाध्य है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। यह अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। और इसका जो रीट क्षेत्राधिकार है यह उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रीट जारी कर सकता है, ठीक है, मौलिक अधिकारों के, जबकि हाई कोर्ट जो है यह मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य जो अधिकार हैं उनके उल्लंघन की स्थिति में भी रीट जारी कर सकता है, ठीक। और ऐसा जैसे राष्ट्रपति जो है सलाहकारी क्षेत्र अधिकार जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है, वैसा हाई कोर्ट के पास नहीं है, और राज्यपाल की सलाह मांगने पर देना बाध्यकारी नहीं है, या कह सकते हैं कि राज्यपाल से कोई सलाह मांगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर रहा है कि कौन निर्वाचन आयोग की जो है विशेषता या निर्वाचन आयोग की कौन सी शक्तियां हैं। यह जो है मान्यता देता है राजनीतिक दलों को, निर्वाचन के समय आदर्श आचार संहिता लागू करता है, सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है या तीनों शक्तियाँ जो है निर्वाचन आयोग को प्राप्त हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के स्थान को 2026 तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया था? 84वां, 86, 89 या फिर 51वां? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 84वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी, यह जो व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से लिया गया था, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? प्रविलंबन, दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा में परिवर्तन, विराम, मूल रूप से दिए गए दंड को विशेष परिस्थिति में कम करना, परिहार, विधि द्वारा निर्धारित दंड को अस्थायी रूप से टालना, लघुकरण, दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर उसे कम करना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा सही है, दूसरा चौथा सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ ही आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति अनिवार्य होती है? संसद में गणपूर्ति, संसद में राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, या फिर नागरिकों की नागरिकता की समाप्ति? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद सूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है? इसका जो उल्लेख है तीसरी सूची में मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? यह संविधान तथा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, इसे अपने निर्णयों के पुनर्वलोकन का अधिकार है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों में यह अंतिम व्यवस्थापक होता है, और 143 के अंतर्गत इसके द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है वह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती, राष्ट्रपति से चाहे तो माने या फिर न माने, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक की रोक सकता है? 14 दिन, 21 दिन, 3 माह या फिर 4 माह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 महीने तक अधिकतम यह रोक सकता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी कर दिया गया था? 24, 42, 52 या फिर 56? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाएगी उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, जिसे 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया, और इसमें प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति एक बार जो है इस पर जो है विचार करने के लिए पुनः जो है मंत्रिपरिषद को भेज सकता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्रावधान सशक्त केंद्र की स्थापना करता है? राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, राज्यों का अस्तित्व संसद पर निर्भर, आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र का नियंत्रण? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस खंड के अंतर्गत गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक
पशुओं के वध पर निषेध किया गया प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता तो या फिर मौलिक कर्तव्य। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशकता, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद इसमें अनुच्छेद 47 में मिलता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है या राष्ट्रपति को संवैधानिक विषयों पर सलाह देता है, इसे कार्यालय की सुरक्षा प्राप्त नहीं है, इसे कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त नहीं है, इसे संसद की समिति में भाग लेने और बोलने का अधिकार प्राप्त है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे राष्ट्रपति के संवैधानिक विषयों पर सलाह देता है या गलत है? राष्ट्रपति अगर किसी विषय पर सलाह मांगे तो ही जो है सलाह देता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। विधान परिषद की बैठकों के लिए निर्धारित गणपूर्ति निम्नलिखित में से कितनी होनी चाहिए? यह जो गणपूर्ति है वो कम से कम 10 सदस्य या कुल सदस्यों के दशमांक से जो अधिक हो यह होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 249 में किसका उल्लेख किया गया है? देखिए, बात करें अगर 249 की, इसमें देखिए इसकी अगर हम बात करें अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की जो शक्ति है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 250 आपातकाल के प्रवर्तन के समय जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार। 252 अंतर्राष्ट्रीय करार या अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है उसको लागू करने के लिए संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। और अनुच्छेद 253 इसमें जो है 2 या 2 से अधिक राज्य, अनुच्छेद 253 जो है अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है इसको लागू करने का कानून बनाया जा सकता है। और 252 2 या 2 से अधिक राज्यों यदि विधि बनाने के लिए संसद को कहते हैं तो इसके द्वारा विधि जो है या कानून जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 2 4 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, विधि की सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क विधि की सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र है? दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति के लिए के सदस्य, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है। कौन सा विकल्प इसका सही है? विधिक सेवा या फिर कानूनी सेवा किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। ठीक, कानूनी सेवा किस सभी को प्राप्त है, चाहे उसकी आय 2 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए हो या फिर 20 लाख रुपए हो। ठीक है, या बिल्कुल भी जीरो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। बजट शब्द का उल्लेख जो है संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के बारे में कौन सा विकल्प जो है सही है? राज्य विधानमंडल की सलाह पर राज्यपाल इनको जो है पद से हटा सकता है, कदाचार एवं अनियमितता के आधार पर राज्यपाल हटा सकता है, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद राज्यपाल, या फिर कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने का जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उनका हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो संसद के पास होती है। ठीक है, संसद जो है इनकी संख्या में वृद्धि कर सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राजनैतिक न्याय, अवसर की समता, उपासना की स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इन्हें जो है क्रम से लगाना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है पहले आ जाएगा राजनीतिक न्याय, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ऑप्शन सी। ठीक, 1 3 2 4। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय प्रतिनिधियों को मनोनीत करने के जो अधिकार है इसको समाप्त कर दिया गया? 101 2 3 या फिर 4। इसे जो है 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। इसमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है।
इसके सदस्य प्राक्कलन समिति में नहीं चुने जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और चौथा सही है। इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है और प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, लोकसभा के। और इस राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। विद्युत बल्ब में फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसमें जो है नाइट्रोजन और आर्गन गैस का उपयोग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना, कुछ परमाणु कर दिए गए और उसके खोजकर्ता से आपको सुमिलित करना है, ठीक है। देखिए बात करें अगर इलेक्ट्रॉन की खोज जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने और पॉजिट्रॉन की एंडरसन ने। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 2 4 3। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? दंत चिकित्सा में, वाहनों के पार्श्व दर्पण में, सौर भट्ठी में या फिर सर्च लाइट में। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वाहनों के पार्श्व दर्पण में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा की बूंदे की आकृति जो है गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे जो है गोल होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपकेंद्री बल के प्रभाव स्वरूप चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आती है। गुरुत्वीय बल का मान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय बल के मान में कमी आती है, यह जो है सही है। और अपकेंद्रीय नहीं बल्कि अभिकेंद्रीय बल के फलस्वरूप चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है और गुरुत्वीय बल का मान जो है विषुवत वृत्त पर जो है यह सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। यदि दो समतल दर्पण 120 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो उनके मध्य में रखी गई वस्तु के द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है, बनाया गया प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसकी संख्या हो जाएगी ऑप्शन बी, 2। यदि दो द्रव्यमानों के मध्य की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, या जो है चौथाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथाई। निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ नहीं जाती है बल्कि कम हो जाती है, ठीक है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग टीवी के रिमोट में किया जाता है? टीवी के रिमोट में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? देखिए जल में शक्कर का घुलना या भौतिक परिवर्तन है, मतलब जो है इसे परिवर्तन करने के बाद पुनः अगर उसे उसके प्रारंभिक अवस्था में लाया जाता है तो वह जो है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे चीनी को अगर जल में घोला जाए और फिर पानी को अगर गर्म कर दिया जाए तो चीनी हमें फिर से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन लोहे पर जंग लगना पुनः लोहा नहीं बन पाएगा। कागज़ जलने के बाद पुनः कागज़ बना देंगे, नहीं बनेगा, ठीक है। और कोयले का जलना, कोयले को जलाने के बाद जो राख बनता है, राख को फिर से आप कोयला नहीं बना पाएंगे। तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, जबकि जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश तरंगों के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग विद्युत धारा की प्रबलता को मापने में किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, एक्यूमुलेटर, बैरोमीटर या फिर ओडोमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर, ठीक। देखिए गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। एक्यूमुलेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाले यंत्र, या जो है एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है। ओंडोमीटर द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी कैथोडिक किरणों की विशेषता नहीं है? यह सरल रेखा में गमन करती हैं, यह प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, या चुंबकीय क्षेत्र में अप्रभावित रहती हैं, या धातु की प्लेट को भेद सकती हैं। कौन जो है कैथोड किरण की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहती हैं या इसकी विशेषता नहीं है। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला कोबाल्ट 16 निम्नलिखित में से किन किरणों को उत्सर्जित करता है? देखिए कोबाल्ट 16 द्वारा जो उत्सर्जित किया जाता है गामा किरण को, किसको? गामा किरण को, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के प्रथम नियम की पुष्टि करता है? गाड़ी की विरामावस्था भंग होने पर यात्री का पीछे की ओर गिरना, यह जो न्यूटन का प्रथम नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी जो है उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग समुद्री जल से प्राप्त नमक की
विशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है? प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण या फिर क्रोमेटोग्राफी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टलीकरण द्वारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प गलत है, आपको बताना है। कमरे के ताप पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। आयोडीन धातु होने पर भी चमकीली पदार्थ है। कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्षारीय धातुओं का घनत्व एवं गलनांक कम होता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कमरे के ताप पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, गलत है। निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाते हैं? कम सतही क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में वृद्धि या फिर वायु की गति में वृद्धि? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा और चौथा। वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के अगर हम बात करें, तापमान में वृद्धि और वायु की गति में वृद्धि, या दोनों जो हैं वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है? बेरियम, स्ट्रोंसियम, सोडियम या फिर कॉपर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेरियम के कारण जो है आतिशबाजी में हमें कौन सा रंग दिखाई देता है? हरा रंग दिखाई देता है। बेरियम के कारण हरा रंग। सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम के कारण पीला रंग दिखाई देता है, ठीक, पीला रंग। और स्ट्रांसियम की अगर हम बात करें, स्ट्रांसियम के कारण जो है गहरा लाल रंग दिखाई देता है, ठीक। तो याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाएगा। एक्वारेजिया के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसमें सोने को गलाने की क्षमता होती है, यह ज्वलनशील, तरल और तीव्र संक्षारक होते हैं, और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है सही है, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। यह 3:1 के अनुपात में इसमें मिश्रण रहता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग चूहे के विष के रूप में किया जाता है? जिंक फास्फाइड का उपयोग जो है चूहे को मारने वाले विष बनाने में किया जाता है। किसका? जिंक फास्फाइड का। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ अम्ल दिए गए हैं और प्राकृतिक स्रोत दिया गया है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? बात करें अगर एसिटिक अम्ल की, यह पाया जाता है सिरका में, ठीक। टार्टरिक अम्ल जो है यह पाया जाता है इमली में। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल जो है यह पाया जाता है दूध में। और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 2, 1, 3, ऑप्शन सी। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? परम्यूटेट विधि, हैबर विधि, ओस्टवाल विधि या फिर फ्रांस विधि? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम्यूटेट विधि, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सभी जो है सही सुनिश्चित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना के आधार वर्ष है? 4, 5, 9, 10, 11, 12 या फिर 14, 15? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आधार वर्ष जो है 11, 12 है राष्ट्रीय आय की गणना का, ऑप्शन सी। निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इन वस्तुओं की मांग और उपभोक्ता की आय में विपरीत संबंध होता है। मोटे अनाज को निम्न स्तरीय वस्तुओं में वर्गीकृत किया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक है? एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड किन्स, एस्थर डुफ्लो या फिर अल्फ्रेड मार्शल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मेनार्ड किन्स, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? मुद्रा का निर्गमन, मुद्रा आपूर्ति का नियमन एवं नियंत्रण, सरकार का बैंकर, खुले बाजार की प्रक्रिया का संचालन? कौन आरबीआई का कार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी कार्य जो है आरबीआई के हैं। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका आधार वर्ष 11 बार है। यह खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन का आकलन करता है। इसमें सेवा से संबंधित मदों को शामिल नहीं किया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। खुदरा नहीं बल्कि थोक स्तर पर मापता है, ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया जाता है? अनुबंध की अवधि, श्रमिकों की संख्या, गतिविधि की प्रकृति या फिर परिसंपत्ति का स्वामित्व? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, परिसंपत्ति का स्वामित्व। जैसे सार्वजनिक कंपनी है तो इसका स्वामित्व जो है सरकार के पास होगा, निजी कंपनी है तो इसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1993 में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो है यह की गई थी 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 ईस्वी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4 3 2 1, ऑप्शन डी हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? बाजार में क्रेता और विक्रेता की सीमित संख्या, फर्मों का बाजार में स्वरूप प्रवेश एवं बहिर्गमन, फर्मों द्वारा एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय, क्रेता एवं विक्रेता उत्पादन की कीमत और गुणवत्ता में परिचित। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला गलत है, अन्य सभी विकल्प सही है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए जो RRBs क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1975 में। निम्न विनिमय दर प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार एक निश्चित दर को बनाए रखने में सक्षम होती है और वितरित विनिमय दर प्रणाली मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। इस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार से वंचित रह जाते हैं। यह बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसमें वर्ष के कुछ महीने अत्यंत व्यस्त होते हैं जबकि कुछ महीनों में काम नहीं होता है। यह किस बेरोजगारी की बात कर रहा है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यह जो बात कर रहा है मौसमी बेरोजगारी की बात करें। जैसे कृषि बुआई या कटाई के समय लोगों को रोजगार मिलता है और उसके बाद जो है लोग बेरोजगारी की स्थिति में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक दुष्प्रभाव उत्पन्न करने वाला गतिविधियों पर आरोपित किया जाने वाला कर है? टॉबिन, एंजल, सीन या फिर पिगोवियन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है पिगोवियन कर है, जिसे पिगू कर भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि हर वो सकारात्मक क्रिया जिसका प्रभाव नकारात्मक होता है उस पर कर लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का स्थापना किया जा रहा है, ठीक है, किसी फैक्ट्री का स्थापना किया जा रहा है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी कम होगी, ठीक है। लेकिन ये फैक्ट्री स्थापित अगर होगा तो इससे कुछ पेड़ पौधे भी तो काटे जाएंगे। यह जो है जो गैस रिसाव होगा, गैस निकलेगा, जो धुआं निकलेगा, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। तो यह क्या है कि हर वह सकारात्मक क्रिया जो किसी न किसी नकारात्मक क्रिया को जन्म देती है उस पर कर लगाया जाना चाहिए। और यह कहा था किसने? पिगू करने कहा था। यही वजह है कि इस पर पिगुवियन कर लगाया गया, ठीक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्धनता निवारण नीतियों के क्रियान्वयन में बाधक है? भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का असमान वितरण, अपर्याप्त वित्त आवंटन, अपर्याप्त प्रशिक्षण, भ्रष्टाचार, संसाधनों का अपव्यय या फिर स्थानीय संस्थाओं की निम्न भागीदारी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? सस्ती मुद्रा, महंगी, गर्म या फिर दुर्लभ? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है, ऑप्शन डी। भारत में निम्नलिखित में से किस आकार वाली ज्योति को मध्यम भूज्योत के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। 4 से 10 हेक्टेयर वाले ज्योत को मध्यम कहा जाता है और 10 हेक्टेयर से अधिक बड़े भूज्योत कहलाते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भूज्योतों को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि, एक सेकेंड ये देख लीजिए, जैसे अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो इसे सीमांत कहा जाएगा, 1 से 2 हेक्टेयर इसे लघु कहा जाएगा, ठीक है। 2 से 4 हेक्टेयर के बीच अगर भूमि है तो इसे अर्ध मध्यम कहा जाएगा, ठीक, अर्ध मध्यम। 4 से 10 हेक्टेयर इसे मध्यम कहा जाएगा, मध्यम, और 10 हेक्टेयर से अधिक बड़े भूजोट कहलाएंगे, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? निर्वाह कृषि, कृषि पर जनसंख्या का दबाव, नकदी फसल की प्रधानता, मानसून पर निर्भरता। देखिए, नकदी फसल की प्रधानता यह विकसित देशों में देखने को मिलता है, यह भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी किया जाता है? विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट या फिर वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है वैश्विक सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, ऑप्शन है। कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वित्त वर्ष 1986-87 में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। इसकी घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर की जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है। वित्त वर्ष 1987 पहली बार नहीं, बल्कि जब आपका हरित क्रांति शुरू हुआ था 1966-68 के आसपास जो है पहली बार जो है
इस न्यूनतम समर्थन MSP की घोषणा की गई थी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित करना है। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे था? देखिए, बात करें अगर मल्होत्रा समिति का जो संबंध था बीमा सुधार से था, बीमा क्षेत्र में सुधार से। राजा चिलैया समिति का जो संबंध है यह कर सुधार से संबंधित था। चक्रवर्ती समिति का संबंध जो है मौद्रिक प्रणाली में सुधार से। और केलकर समिति प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण से था। सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को समावेश किया गया? देखिए, प्रभावी राजस्व घाटे की गणना की जाएगी, इसका जो प्रावधान किया गया था यह किया गया था आपका 2011-12 की पंचवर्ष योजना में। ठीक है, बजट में 2011-12 के बजट में। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटा का सर्वोत्तम रूप से निर्दिष्ट करता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, राजस्व व्यय माइनस राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति, बजटीय घाटा माइनस उधार एवं अन्य देयताएं, राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी वाले हिस्से को जो हम माइनस करेंगे तब जो प्राप्त होता है वो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक की गणना में किन आधारों को शामिल किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, सार्वभौमिक स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह का स्तर। कुट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो है जीवन प्रत्याशा इसकी गणना की जाती है, शिक्षा का स्तर और जीवन निर्वाह स्तर 1, 2, 4। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों और सरकार द्वारा अर्जित कर राजस्व के मध्य संबंध को दर्शाता है? लॉफर, एंजल, फिलिप या फिर लॉरेंज। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉफर वक्र। लॉफर वक्र जिसमें कहा गया है कि कर की दर को न बढ़ा करके कर के दायरे का विस्तार किया जाए। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए पहले कर मिलता है 10 रुपये, इसको बढ़ा करके अगर 15 रुपये कर दिया जाएगा तो इसके दायरे में कुछ लोग आएंगे और उसमें से भी जो लोग आएंगे वो सोचेंगे इतना कर जो है इसकी दर इतना ज़्यादा है, तो कुछ लूप होल ढूंढेंगे जिससे कि कर देने से बचा जा सके। और अगर जो है जैसे जो 10 रुपये कर है इसकी दर है, इसको कम करके 8 रुपये कर दिया जाए, और अभी जो 10 रुपये 20% लोग कर देते थे और 8 रुपये करने के बाद इसके दायरे को बढ़ा करके 30% कर दिया जाए, तो यह जो है कम रहेगा और लोग जो है आराम से कर दे देंगे और उसके साथ साथ कर के रूप में जो राशि प्राप्त होगी वो भी पहले की तुलना में अधिक प्राप्त होगी। ठीक है, तो यही कहा था किसने? लॉफर ने कहा था कि कर के दर को न बढ़ा करके कर के दायरे को बढ़ाया जाए। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नगद कोष अनुपात के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह बैंक के पास जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे बैंक द्वारा आरक्षित नगद के रूप में अपने पास रखा जाता है। यह एक वैधानिक अनिवार्यता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है। CRR की अगर हम बात करें तो यह जो है बैंक को अपने पास नहीं बल्कि RBI के पास रखना पड़ता है। ठीक है, और बाकी जो SLR जो है SLR के रूप में बैंक अपने पास रखता है, CRR के रूप में RBI के पास रखता है। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत चालू खाते का घटक है? निवेश, विदेशी ऋण, विदेशी सहायता या फिर अंतरण भुगतान। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अंतरण भुगतान था रेमिटेंस, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों साथियों के साथ। अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और देखिए, टेस्ट सीरीज जैसे समाप्त होगा उसके बाद जो है ध्येय IAS या फिर दृष्टि IAS के टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। जो भी मार्केट में अच्छे पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज हैं वो सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।